हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है मेरे चैनल हिस्ट्री मेंटोर बाय तुषारिका में। आज का सेशन है हमारा यूजीसी नेट पीवाईक्यू पे। यूजीसी नेट पीवाईक्यू दिसंबर 2025 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सेशन 1 है। इसी तरह के पीवाईक्यूज़ के सेशन हमारे चलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं पीवाईक्यूज़ से 2025 के, क्योंकि यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी पीवाईक्यूज़ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये 2025 दिसंबर में आया है। दिसंबर का क्वेश्चन है जो जनवरी में हुआ था एग्ज़ाम 2025 वाला। तो इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए, दक्कन के वाकाटक के संस्थापक कौन था? तो पहला है पृथ्वीसेन, प्रवरसेन, रुद्रसेन या विंध्य शक्ति प्रथम। तो दक्कन के वाकाटक वंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति प्रथम, है ना। इनका शासनकाल था 250 से 270 ईस्वी तक। ये गुप्त वंश के समकालीन थे। और जब सातवाहन वंश के पतन के बाद वाकाटक वंश की स्थापना हुई थी। जब सातवाहन वंश का पतन हो गया था, उसके बाद वाकाटक वंश की स्थापना हुई। वाकाटक वंश आगे चलकर 2 शाखाओं में विभक्त हो गए। ठीक है, पहला है मुख्य शाखा नंदीवर्धन या प्रवरपुरा शाखा। इनमें से देखिए, इसमें जितने भी राजाओं के नाम है, इस शाखा में जितने भी राजा हुए हैं, ये राजाओं के क्रोनोलॉजी पूछे जाते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। इसीलिए इन राजाओं के नाम भी और डेट भी याद रख लीजिए, कब कौन पहले बना कौन बाद में बना। तो पहला है विंध्य शक्ति 250 से 270 ईस्वी तक। फिर है दूसरा प्रवरसेन प्रथम 270 से 330 ईस्वी। तीसरा है रुद्रसेन प्रथम 330 से 355 ईस्वी। चौथा है पृथ्वीसेन प्रथम 360 से 385 ईस्वी। पांचवा है रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन के बाद है प्रभावती गुप्त, ये महिला शासक थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, जिसकी शादी रुद्रसेन से हुई थी। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने शासन संभाला था। उसके बाद है दामोदर सेन, जिसको हम लोग प्रवरसेन द्वितीय भी कहते हैं। उसके बाद है नरेंद्र सेन। 9वां है पृथ्वीसेन द्वितीय। उसके बाद दूसरी शाखा थी वत्सगुल्म शाखा, जिसे पश्चिमी शाखा या पश्चिम शाखा भी कहते हैं। तो इसका पहला शासक थे शवसेन प्रथम, जो 330 से 355 ईस्वी तक थे। ये संस्थापक थे। ये शवसेन प्रवरसेन प्रथम का पुत्र था। उसे द्वितीय है विंध्यसेन, जिसे विंध्य शक्ति द्वितीय भी कहते हैं। तीसरा है प्रवरसेन द्वितीय। फिर है देवसेन। पांचवा है हरिसेन। इसका शासनकाल 470 ईस्वी से 500 ईस्वी तक था। इनके शासन में अजंता की गुफाएं इसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं बनवाया गया। गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, सूची 1 से सूची 2 को सुमिलित करें। तो एक तरफ सूची 1 दिया गया, दूसरा तरफ सूची 2। तो सूची 1 में है, देखिए, विलियम बिलकॉक्स 1930, मार्क बिलकस 1810, B.H. वेडन पावल 1872, हेनरी इलियट 1869। पहला है बंगाल। देखिए, इसमें दिया है सूची नंबर 2 में दिया है बंगाल की प्राचीन सिंचाई प्रणाली पर व्याख्यान। दूसरा है भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के इतिहास, लोकवार्ता और नस्लों का वितरण। तीसरा है पंजाब के निर्माणकर्ता और कला की निर्देशिका। और चौथा है भारत के दक्षिणी भाग के ऐतिहासिक रेखा चित्र। तो इसका सही सवाल है, देखिए, तीसरा नंबर ए का है। ए का 1 जो बगल में ही है, ए का 1 है। बी का चौथा है भारत के दक्षिणी भाग के ऐतिहासिक रेखा चित्र, मार्क बिलकिश। फिर B.H. वेडन पावल होगा तीसरा है। तीसरा का तीसरा ही सुमेलित है, पंजाब के निर्माणकर्ता और कला के निर्देशिका। फिर हेनरी इलियट, जिसका आंसर है भारत के उत्तर पश्चिम प्रांतों के इतिहास, लोकवार्ता और नस्लों के वितरण। उसके बाद देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, प्राचीन काल के दौरान ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ कथन दिए गए हैं और कौन से सही हैं कौन से गलत हैं उनको देखना है। तो कभी कभी यहाँ पे सही की जगह गलत भी रहता है, गलत भी आप लोगों को चुनना रहता है।
इसमें सेलेक्ट करना रहता है। तो सबसे पहले ए नंबर में है सप्त सिंधु 7 नदियों का उल्लेख है। बी नंबर में है नदी सूत्र 10वें मंडल सूक्त संख्या 60 में नदी सूक्त का उल्लेख है। तीसरा है नदी सूत्र 10वें मंडल सूक्त संख्या 75 में नदी सूक्त का उल्लेख है। डी है समुद्र का उल्लेख है और संभवतः इसका अर्थ अरब सागर से है। ई है सहायक नदियों के नाम में अश्विनी और पुरुषनी शामिल है। तो इसमें से कौन कौन सही है, देखिए इसमें से सही है सप्त सिंधु 7 नदियों का उल्लेख है, ये सही है। सप्त सिंधु में 7 नदियों का ही सप्त से ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये 7 है, 7 नदियों का उल्लेख है। उसके बाद है नदी सूक्त के 10वें मंडल सूक्त संख्या 16 में नदी सूक्त का उल्लेख है, नहीं ये गलत है। सी नंबर नदी सूक्त के 10वें मंडल सूक्त संख्या 75 में नदी सूक्त का उल्लेख है। 10वें मंडल में सूक्त संख्या 75 में नदी सूक्त का उल्लेख है, ये सही है। उसके बाद है डी नंबर समुद्र का उल्लेख है और संभवतः इसका अर्थ अरब सागर से, ये भी सही है। सहायक नदियों के नाम में अश्विनी और पुरुषनी शामिल है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका केवल ए, सी, डी और ई 2 नंबर। तो इसमें हम लोग कुछ ऋग्वैदिक कालिक नदियों के नाम, जिसके जो ऋग्वेद में जो नदी थे अभी भी वो नदियां हैं। ऋग्वेद काल में अलग नाम था, आधुनिक काल में उनका अलग नाम है। जैसे अष्टनी, उसको चिनाब नदी बोलते हैं। पुरुषनी रावी नदी। सिंधु को सिंधु ही कहते हैं या इंडस भी कहा जाता है। सरस्वती नदी, जैसे घग्गर हाकरा जो हरियाणा राजस्थान में बहती हैं। बितास्ता जिसको झेलम नदी का जो कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान जाती है। फिर है बिपाशा जिसको ब्यास नदी कहते हैं। ये इन लोगों का आधुनिक नाम है, अभी का नाम है। फिर है सतुद्री जिसको सतलुज कहते हैं। कुर्मो जिसको कुर्रम कहते हैं। स्वात नदी, गोमती गोमल नदी, कुंभा काबुल नदी जो अफगानिस्तान में बहती है। नदियों का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मैचिंग के फॉर्म में सूची 1 सूची 2 करके आएगा। इधर ऋग्वैदिक नाम रहेगा और एक तरफ आधुनिक नाम रहेगा, आपको मैच करना है। कभी कभी डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि पुरुषनी नदी का आधुनिक नाम क्या है, तो रावी है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग नदियों के नाम भी याद कर लीजिएगा। आगे है चौथा क्वेश्चन है मध्यकालीन शताब्दियों के बारे में रिसाला ए जिरात पुस्तक किससे संबंधित है। रिसाला ए जिरात एक पुस्तक का नाम है, वो किससे संबंधित है मध्यकालीन शताब्दियों में। तो पोत निर्माण, कपड़ा बुनाई, कृषि या व्यापार या वाणिज्य, तो ये कृषि से संबंधित है ये रिसाला ए जिरात। इसमें खेती के तकनीकों, फसल की खेती और भूमि प्रबंधन का जिक्र है। ये मुगल काल में लिखी गई थी। 5वां है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करें। देखिए सूची 1 में है ईयर्स दिए हुए हैं 1568 ईस्वी है, 1572 है, 1565 है, 1598 है। सूची 2 में है, देखिए पहला है अकबर ने सिख गुरु अर्जुन देव से भेंट की। दूसरा है अकबर ने सिख गुरु अमरदास से भेंट की। तीसरा है अकबर ने गोकुल के श्रीनाथ जी मंदिर के रख रखाव के लिए लगानमुक्त भूमि के अनुदान के लिए फरमान जारी किया। अकबर ने जीव गोसाई को मदन मोहन और गोविंद देव मंदिर के प्रबंधन अधिकार देने का फरमान जारी किया। तो इसमें हम मैच करते हैं, तो 1568 में होगा अकबर ने जीव गोसाई को मदन मोहन और गोविंद देव मंदिर के प्रबंधन अधिकार देने का फरमान जारी किया था। फिर 1572 में हो जाएगा अकबर ने गोकुल के श्रीनाथ जी मंदिर के रखरखाव के लिए लगानमुक्त भूमि के अनुदान के लिए फरमान जारी किया। और 1565 में हो जाएगा अकबर ने सिख गुरु अमरदास से भेंट की। 1598 हो जाएगा अकबर ने सिख गुरु अर्जुन देव से भेंट की। तो आप लोगों को डेट भी याद रखना है और कब क्या हुआ ये सब भी याद रखना है। जब आगे हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे या सिख गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग एक बार फिर से इन सबों को देखेंगे। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। उसके बाद 6वां नंबर है
उस शासक का नाम बताइए जिसने 17वीं शताब्दी में नहर ए बिहिप्ट और शाह नहर का निर्माण करवाया था। तो पहला अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां और चौथा औरंगजेब। तो आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल था 1628 से 1658 तक। उन्होंने ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद बनवाया था। जब हम लोग शाहजहां मुगल काल पढ़ेंगे तो उसमें शाहजहां के बारे में सारा चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे है 7वां नंबर में मरकज शब्द का क्या तात्पर्य है। तो देखिए ऑप्शन में है, पहला है सांस्कृतिक केंद्र, दूसरा है लोहे के हथियार का निर्माण, तीसरा है कढ़ाई, चौथा है पशुओं के लिए अस्पताल। तो आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक केंद्र। तो मरकज एक अरबी शब्द है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए 8वां है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। तो अभिकथन ए में है, हड़प्पा की मोहरों में सामान्यतः लेखन की एक पंक्ति होती है जिसमें उसके स्वामी का नाम और उपाधि लिखी होती है। कारण आर, लंबी दूरी के पत्राचार के लिए मोहरों और मुहरबंदी का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम दोनों सही है, ए भी सही है और आर भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। आगे है 9 नंबर में है, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। पुस्तक का नाम है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा R.G. कॉलिंगवुड। देखिए R.G. कॉलिंगवुड ब्रिटिश दार्शनिक और इतिहासकार थे। 1914 ईस्वी में इसके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था। इनका जो बुक है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री इनके मर जाने के बाद प्रकाशित हुआ था। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, किसने लॉर्ड डलहौजी को यह कहकर सचेत किया था कि अवध का प्रत्येक किसान परिवार शायद अपवाद के बिना ब्रिटिश सेना में अपना एक सदस्य भेजता है, अवध अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। ये किसने कहा था। तो ऑप्शन में दिया गया सर नाथन रोज ने, दूसरा है सर जेम्स आउट्रम ने, तीसरा है सर क्लीमेट जोसेफ ने, चौथा है सर अलेक्जेंडर राम ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सर जेम्स आउट्रम ने। शायद उनको अंदेशा हो गया था कि सारे किसान अपने परिवार से एक व्यक्ति को ब्रिटिश सेना में भेज रहा है तो वो विद्रोह कर सकता है, क्योंकि सेना में उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो आराम से विद्रोह कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ये सेशन हमारा कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे सेशन को शेयर कर दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट सेशन में भी PYQ सेशन नंबर 2 हम लोग जारी रखेंगे और हमारा थ्योरी क्लास भी कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू।